नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप दर्शकों का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं आसिफ। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सिख समाज के पूर्व ग्रंथी के केश काटने की घटना के मामले में पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में काफी गुस्सा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पहले 24 घंटे और बाद में 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। इस दौरान पीड़ित ने कहा कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वो सबके सामने थाने के बाहर आत्महत्या कर लेगा। हमारे सर्व समाज मिलजुल कर पूरे बाजार में राउंड ले रहा है और सबसे कोई एक आध दुकान खुली हुई तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुकान सब आप बंद करें और सबका सहयोग पूरा मिल रहा है। और पुलिस प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। घटना को 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसे में सर्व समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षण संस्थान समेत बाजार भी बंद रहे। 2 दिन पहले अलवर में सिख समाज के पूर्व ग्रंथी के साथ मारपीट की गई थी। ग्रंथी का आरोप है कि अपराधियों के हाथ में छुरा था, वो गर्दन काटने की फिराक में थे, लेकिन सिर्फ केश काट कर चले गए। ये स्कूल के बाहर बच्चों की क्लास का नजारा नहीं है, बल्कि ये बच्चों का धरना प्रदर्शन है। ये तस्वीर है श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर उपखंड क्षेत्र के भोमपुरा गांव में स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की। इस धरना प्रदर्शन में छात्रों के साथ ही ग्रामीण भी शामिल हैं। स्कूल की तालाबंदी कर दी गई और सभी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के पास ही हड्डा रोड़ी है, जब मृत पशुओं के शवों को डाला जाता है, जिससे स्कूल का वातावरण दूषित रहता है और बदबू की वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्कूल के पास ही पशु शमशान घाट है, जिससे बहुत ज्यादा बदबू आती है और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ से स्टूडेंट टीसी कटवा रहे हैं। स्कूल के साथ दीवार के बिल्कुल चिपटी हड्डा रोड़ी है और इस कारण से आए दिन स्कूल के अंदर बच्चों को, स्टाफ को बड़ी समस्या होती है, बहुत बदबू आती है। स्कूल प्रशासन के द्वारा भी प्रशासन को स्कूल के पास से हड्डा रोड़ी हटाने की कई बार मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य करवाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे देश की हकीकत है। विकास के बड़े बड़े दावों को झुठलाती इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कैसे जुगाड़ का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर है छबड़ा इलाके की, जहां पार्वती नदी किनारे बसे कछावन गांव नदी में पानी आ जाने के चलते गांव का संपर्क पास के कस्बे छबड़ा से कट गया। ऐसे में गांव की 70 साल की बुजुर्ग महिला गुलाब बाई जब बीमार हुई तो उन्हें छबड़ा अस्पताल पहुँचाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बड़े ट्यूब पर खाट रखकर बुजुर्ग महिला को उस पर लेटाया गया है। फिर गांव के नौजवान युवक ट्यूब के सहारे खाट पर लेटी बुजुर्ग महिला को नदी पार करा रहे हैं। ये एक तस्वीर जिले के गांव कछावन की है, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर एरिया में स्थित ऐसे यहाँ दर्जनों गांव हैं जो नदियों में पानी आने के चलते टापू में तब्दील हो जाते हैं। पूरे प्रदेश में जमकर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक पाली में तेज बारिश की संभावना है। तो लगातार बारिश के कारण प्रदेश के 4 बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बरसात टोंक के बिसलपुर बांध पर 172 मिलीमीटर तक दर्ज हुई। बिसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम एरिया में अच्छी बारिश से बांध का गेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जयपुर सहित 5 जिलों की प्यास बुझाने वाले बिसलपुर डैम में पिछले 24 घंटों के दौरान 40 सेंटीमीटर तक पानी आया। इस हिसाब से बांध में जयपुर अजमेर के लिए 20 दिन का पानी आ गया है। राजस्थान में जुलाई महीने में ही बांध तालाब छलकने लगे हैं। कोटा बैराज, कालीसिंध, भीमसागर, गुढ़ा डैम को जल स्तर बढ़ने पर गेट खोलकर पानी छोड़ा गया, तो पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, बूंदी में अच्छी बारिश के बाद बांध, तालाब और नदियां ओवरफ्लो होकर बहने लगीं।
बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीमपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह टीवी पर लाइव देखा। शपथ ग्रहण देखने के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। आज़ादी के 75 वर्षों में भारत गौरवान्वित हुआ है कि दूसरी बार महिला और पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुई हैं। ये संयोग ही था सुखद कि मैं इस गांव में ये कानजी भाई की घर है जो उसके परिवार की लड़कियां मेरे साथ में जो स्कूल में पढ़ती हैं, इनके भी अपने अरमान हैं। लेकिन आज ये सब लोग गौरवान्वित हैं जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन का वर्णन किया। बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आदिवासी समाज को सबका साथ सबका विकास का संदेश देना चाहती है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। चीफ जस्टिस NV रमना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मुर्मू ने कहा कि मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा से 64 खास मेहमान शामिल हुए। द्रौपदी मुर्मू को आजाद भारत में जन्म लेने वाली देश की पहली महिला होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। 64 साल की उम्र में इस पद पर आसीन होने वाली वो देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा के 3,80,000 वोट के मुकाबले में करीब 6,76,000 वोट मिले थे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। वो आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने 64 साल की उम्र में राष्ट्रपति का पद संभाला है। भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1994 से 1997 के बीच रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च में एक शिक्षिका के रूप में काम किया। 1997 में उन्होंने अधिसूचित क्षेत्र परिषद में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और सफल रही। उन्होंने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वो बीजेपी की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। मई 2015 में उन्होंने झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। जुलाई दिन सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली द्रौपदी मुर्मू एक शिव भक्त है। सोमवार को उनका शपथ समारोह भले ही एक संयोग है, लेकिन शिव भक्ति में लीन रहने वाली द्रौपदी मुर्मू के लिए शिव आस्था के केंद्र है। साल 2013 में बड़े बेटे की मौत के बाद द्रौपदी डिप्रेशन में चली गई थी। उससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और शिव भक्त बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। अब तो वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती हैं। द्रौपदी मुर्मू को उनके दुख भरे दिनों में ब्रह्म कुमारी की मुखिया सुप्रिया ही अध्यात्म के रास्ते पर लेकर आई। माना जाता है कि वो कहीं भी जाएं, उनके साथ शिव बाबा के ध्यान के लिए ट्रांसलाइट और एक छोटी सी पुस्तिका जरूर रहती है। रायरंगपुर वाले घर से लेकर गवर्नर हाउस तक हर जगह द्रौपदी अपने लिए एक पूजा स्थल बनवाती रही हैं और वह महादेव का मंदिर होता है। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति भवन में भी अब उनके आराध्य का मंदिर बनेगा, क्योंकि उनके परिजन बताते हैं कि जहां जहां द्रौपदी वहां वहां उनके शिव बाबा।
सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लगातार सुबह से ही भक्त अपने परिवार के साथ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सभी मंदिरों में भीड़ का नजारा देखने लायक था। भक्त भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र और शहद दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। 2 साल से कोरोना के कारण सावन के सोमवार में शिव भक्ति का नजारा देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस साल शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त महादेव का दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्र, भांग और धतूरे का भोग लगाकर महिलाएं महादेव को प्रसन्न करने में लगी हैं। वहीं विवाहित जोड़े भी अपने सुखद जीवन की कामना के लिए महादेव के दरबार में पहुंच रहे हैं। सावन के पूरे महीने में यहाँ दर्शनार्थियों की ज्यादा भीड़ रहती है और प्रत्येक सोमवार को तो यहाँ इतना रस रहता है कि पूरा स्थान भी रमणीय हो जाता है। और सोमवार को यहाँ सुबह 5 बजे अभिषेक शुरू हो जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं मरोधरा के अमरनाथ की तस्वीर। अलवर जिले के सरिस्का की वादियों में स्थित है नलतेश्वर शिव मंदिर। यहाँ अमरनाथ की तरह गुफा में विराजमान हैं भगवान शिव। सावन के सोमवार के दिन यहाँ का नजारा खास रहता है। सावन को 4 सोमवार को हर एक महीने में यहाँ पर लोग आते दूर दूर से और यहाँ पर अपने गुफा है बाबा की, भोलेनाथ जी की, वहाँ पर सब दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर भंडारा चलते हैं। लोग हर सोमवार को यहाँ प्याव लगती है, अधिक से अधिक यहाँ पर भीड़ होती है। यहाँ पर गुफा अरावली की पर्वत मालाओं में बनी हुई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हुए मंदिर की सैकड़ों की संख्या में सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर बनी मंदिर नुमा चट्टान से निरंतर पानी गिरता रहता है। सावन माह में यहाँ मेला लगता है। दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। टोंक जिले के बिसलपुर गांव के पास है गोकर्णेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। मान्यता है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त माने जाने वाले दशानन रावण का संबंध इस मंदिर से है। मान्यता के अनुसार रावण ने हजारों साल यहाँ गोकर्णेश्वर महादेव की कठिन आराधना की। गोकर्णेश्वर को स्वयंभू भी कहा जाता है क्योंकि बिना किसी के स्थापित किए शिव यहाँ विराजित हो गए, जिसके बाद हर साल श्रावण मास में रावण कावड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर यहाँ भगवान शिव की आराधना करने आता था। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो प्राकृतिक वातावरण और पौराणिक इतिहास का गवाह है। बिसलपुर बांध के त्रिवेणी संगम पर मौजूद ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बने मंदिर में सावन के महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है। शिव का सावन मास से विशेष नाता है। सावन मास में भक्तों की पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को दर्शन कराते हैं राजसमंद जिले के एक दुर्लभ महादेव मंदिर का, जो हजारों साल पुराना है। रिछेड़ में वाड़ी नाम के स्थान पर पंचेश्वर महादेव गुफा में विराजे हैं। यहाँ पर काली चट्टानों की गुफा में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। कहते हैं पंचेश्वर महादेव का शिवलिंग हजारों वर्षों पुराना है। मान्यता है कि करीब 5000 साल पहले जब रिछेड़ का नाम वोराठगढ़ था, उस समय पांडवों ने यहाँ पर भक्ति की थी। कहते हैं गुफा में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना गांव के लोगों ने नहीं की। यहाँ पर सावन मास के महीने में हर सोमवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। रिछेड़ समेत आसपास के गांव के लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है। कहते हैं यहाँ भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगो वो मन्नत पूरी हो जाती है। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर पूरा चित्तौड़गढ़ जिला महादेवमय हो गया। 2 साल बाद चंद्रवंशी कहारभोई समाज द्वारा आयोजित की गई कांवड़ यात्रा शुरू हुई, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। दुर्ग के पहले द्वार पाडन पोल से ये यात्रा शुरू हुई, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आने वाले लोगों की श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के नारों के साथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संगम स्थल स्थित संगम महादेव मंदिर पर पहुंचकर संपूर्ण हुई।
इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते लोगों के साथ इस कांवड़ यात्रा में श्री गोपाल सत्संग आश्रम बड़ी सादड़ी के पीठाधीश महंत सुदर्शन आचार्य भी शामिल हो गए। इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से महादेव से कामना है कि क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे और अच्छी बारिश सावन के महीने में हो। कांवड़ यात्रा को लेकर भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए। बारह पुलिस प्रशासन पर कांवड़ यात्राओं को जबरन परेशान करने और उनके डीजे बंद करने का आरोप लगा है। कोटा जिले के कैथुन के पास स्थित चार चोमा से जल लेकर अंता के खेराली जा रहे कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा जैसे ही काली सिंध नदी की पलायाथा पुलिया पार कर बारां जिले में प्रवेश किया, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उनके डीजे को बंद करा दिया। पुलिस के ऐसा करने पर कांवड़ियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रशासन द्वारा जो इन कांवड़ियों का जो धर्मार्थी जो भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए खेराली गांव प्रस्थान कर रहे थे, उनको बीच में पुलिस प्रशासन ने इतना प्रताड़ित किया, इतना अवमानना की कि उन्होंने बार बार उन्होंने रोक के और साथ में ना डीजे को चलने दिया और ना ही कोई परमिशन दी। हंगामे के बाद कांवड़ यात्रा जैसे तैसे तो आगे रवाना हो गई, लेकिन पूरे रास्ते कांवड़ियां बोल बम के नारों की जगह 12 प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ भी कांवड़ियों ने नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पाकिस्तान छोड़कर अपना भविष्य संवारने भारत आए विस्थापित परिवारों का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। घटना है सिरोही के रेवदर की, जहां पाक विस्थापित परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। विस्थापित परिवार सरकारी दफ्तर में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने की वजह से बच्चों को सरकारी और निजी संस्थानों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण अब बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। पाक विस्थापित परिवार पिछले 4 सालों से रेवदर के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि कुएं पर निवास करता है। छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए कई परिवारों को उपखंड इलाके के सरकारी और निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जब इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो वो न्यूज 18 के कैमरे पर आने से बचते नजर आए। मतलब अनादरा है या आमला है, बहुत जगह जाके है, पर वो आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं जो अभी इनके पास है नहीं। और हर जगह यही बोला जाता है जब तक आधार कार्ड नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। पर अभी इनका जैसे ये पाकिस्तान से अभी आए हैं तो इनका आधार कार्ड कैसे बनेगा? लंबे समय से बेहाली की पीड़ा सह रहे जैसलमेर रेलवे स्टेशन के अब जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। आने वाले दिनों में जैसलमेर रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट की शक्ल में नजर आएगा। 150 करोड़ की लागत से स्टेशन की शक्ल और सूरत को पूरी तरह से बदल देने की तैयारी है। इस राशि से स्टेशन क्षेत्र का विकास होगा। आगंतुक स्थल से लेकर प्लेटफॉर्मों और अन्य जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसमें एस्केलेटर, सीढ़ियां, लिफ्ट आदि भी शामिल हैं। यहाँ पर 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से बहुत ही आप परिवर्तन देखेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनेगा। वर्तमान में 2 मंजिला स्टेशन को 3 मंजिला बनाया जाना है। यहाँ पर एयरपोर्ट की तरह विश्राम और शॉपिंग की सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार रेलवे आने वाले दिनों में स्टेशन की कायापलट करने के बाद उसके व्यावसायिक उपयोग की योजना पर भी काम कर रहा है। उम्मीद है कि करीब 1 साल में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। जो जैसलमेर का सीजन 3 से 4 महीना चलता है वो 8 से 10 महीना हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ पे मिल समझा 8 से 10 महीने का सीजन पड़ जाता है। तो जैसलमेर जो शहर 80% टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा जैसलमेर के लोगों को। केंद्र सरकार की ओर से तारागाजी अंबाजी रोड रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करने से इलाके में रोजगार की नई उम्मीद जगी है। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसका ऐलान किया है। आबू रोड क्षेत्र में बिछने वाली रेल लाइन की भूमि को अधिग्रहित करने की योजना की जा रही है। 2024 के चुनावों से पहले इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। 168 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाने से देश के लोग सीधे रेल से अंबाजी और तारंगाजी प्राचीन जैन तीर्थ पहुंच सकेंगे। गुजरात और राजस्थान की ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 2800 करोड़ की इस योजना को स्वीकृत कर अपनी इच्छा शक्ति का एहसास करा दिया है। इस रेल लाइन के बिछने से धार्मिक पर्यटन के साथ साथ
क्षेत्र का विकास होगा और लोकल जनता को नया रोजगार मिलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।